ये फ्रॉड करते हैं। रेस्क्यू का मतलब होता है कि जहां वॉर जोन है, जहां पर बाढ़ का जोन है, जहां पर कैलेमिटी हुई है, जहां पर अर्थक्वेक आई है, उस जोन से निकालने को रेस्क्यू बोलते हैं। वो बच्चे 200 400 किलोमीटर बर्फ में, बर्फबारी में और भूखे प्यासे आ रहे हैं, और उनको तुम बॉर्डर से, जहां सेफ जोन है वहां से निकाल रहे हो, उसको रेस्क्यू नहीं कहा जाता। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज अविनाश काकड़े जी से हम बात कर रहे हैं। नागपुर से हैं आप और किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। आज जिन इश्यूज पर हम बात कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि भारत का असर बढ़ रहा है विदेशों में, इसलिए हम यूक्रेन से लोगों को वापस निकाल करके लाए। ये एक बड़ा बयान है। हो सकता है वो इलेक्शन की जरूरत के हिसाब से हो, लेकिन प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने एक बयान दिया है। इस बीच में रूस के बहुत ही नजदीक एक शहर है सुमी, जिसकी दूरी रूस के बॉर्डर से महज 48 किलोमीटर है। वहां की रिपोर्टें हैं कि तकरीबन 700 भारतीय वहां फंसे हुए हैं। एक और गोदी मीडिया के जरिए दावा किया गया था, अभी आपको याद होगा, कि प्रधानमंत्री जी ने पुतिन से बात की, रूस के राष्ट्रपति से, और 6 घंटे के लिए जंग रुक गई और भारतीयों को निकाल करके ले। उसी बात को दूसरे तरीके से प्रधानमंत्री जी अपनी जबान से कह रहे हैं कि हमारा, भारत का, वो ये तो नहीं कह रहे कि मेरा असर बढ़ा, लेकिन बात वही है कि भारत का असर दुनिया में इतना है कि हम अपने लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। एक और खबर है जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कल संडे में दावा किया है कि 15,900 भारतीयों को स्वदेश ले आए हैं। अब उनकी जबान ये नहीं खुल रही कि कहां से लेकर के आए हैं, क्या वाकई यूक्रेन से लेकर के आए, उस पर वो खामोश हैं। इससे पहले एक और बयान आया था 3 दिन पहले, जो अरिंदम बागची हैं, स्पोक्स पर्सन है विदेश मंत्रालय के, उन्होंने कहा था कि 20,000 भारतीयों को निकाल लिया गया है या निकल चुके हैं। आपको याद होगा कि शुरू से जो फिगर बताई जा रही है भारतीयों की, वो 20,000 की ही थी। यानी एक तरह से सरकार ने, अब देखिए फर्क इतना आया है कि सियासी लोग बयान देते थे, वो बात अलग है। सरकारी अफसरों से बयान दिलाया जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर सरकारी जो अफसर होता है, उसको अपने एक परमानेंट जो हुकूमत का एस्टेब्लिशमेंट होता है, उसका नुमाइंदा होता है, वहां से भी 20,000 का फिगर बता दिया गया है। इसके अलावा और बहुत सी चीजें जिस पर हम बात करेंगे। अभी कुछ दिन में 10 मार्च को इलेक्शन रिजल्ट आने वाले हैं 5 राज्यों के, उस पर भी हम बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि इस वक्त जो यूक्रेन से निकाले जाने की बात कही जा रही है या स्वदेश लाने की बात कही जा रही है, प्रधानमंत्री जी जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि भारत का असर बढ़ा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखो, इनकी जो आदत है, ये जो नारेबाजी करते हैं, ये जुटलर है। इसके साथ में प्रशासन भी झूठ बोलने लग गया हमारा। ये इन्होंने पहले पहले तो 70,000 और 90,000 और 1 लाख की टिकट लेके लोगों को निकाला और बोला निकल गए रो। दूसरी बात, इनको मैं समझाना चाहता हूँ, सब लोगों को इनको समझा के कोई फायदा नहीं। कुवैत से हमने 1,70,000 लोगों का रेस्क्यू किया था। ये फ्रॉड करते हैं। रेस्क्यू का मतलब होता है कि जहां वॉर जोन है, जहां पर बाढ़ का जोन है, जहां पर कैलेमिटी हुई है, जहां पर अर्थक्वेक आई है, उस जोन से निकालने को रेस्क्यू बोलते। वो बच्चे 200 400 किलोमीटर बर्फ में, बर्फबारी में और भूखे प्यासे आ रहे हैं, और उनको तुम बॉर्डर से, जहां सेफ जोन है वहां से निकाल रहे हो, उसको रेस्क्यू नहीं कहा जाता। उसका कोई मतलब नहीं है। और इन्होंने इस बात को, इस लोगों को भी ये समझाने का प्रयास किया है कि भारत में रिजर्वेशन के कारण इन बच्चों को वहां पढ़ने जाना पड़ा। ये हर जगह फ्रॉड ही करते रहते सर, फ्रॉड है। देखो, कुवैत से 1,70,000 लोगों को निकाला था, लीबिया से 16,200 लोगों को निकाला था,
इजिप्ट से 11,347 लोगों को निकाला था, यमन से 800 लोगों को निकाला था, और इराक वार से भी हमने हजारों लोगों को निकाला था, जिनका कोई चार्ज हमने नहीं लिया था। ये वास्तविकता हमको भूलनी नहीं चाहिए। उन सरकारों ने, उस वक्त की सरकारों ने किसी से चार्ज नहीं किया था, फ्री ऑफ कास्ट इतने सारे लोगों को, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था। हमने कुवैत से जो रेस्क्यू किया था, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था, क्योंकि उस वक्त सद्दाम से भी हमारे अच्छे संबंध थे, और अमेरिका से थे, और कुवैत से तो थे ही संबंध। मगर हमारे जो जुटलर जी है, ये पुतिन के साथ में 3 महीने पहले मिले थे। अगर इनके मित्र है पुतिन जी, तो क्या पुतिन जी ने इनको नहीं बताया था कि मैं उसमें अटैक करने वाला हूं? क्यों नहीं बताया? इसका मतलब है कि तुम्हारी मित्रता नहीं है, तुम तो गले पड़ते हो। गले नहीं मिलते हम, तुम गले पड़ते हो। तो गले पड़ने वालों को ये इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमारे संबंध रशिया से बहुत ही स्मूथ संबंध रहे, मतलब अमेरिकन छठवा बेड़ा आता है तो रशिया बीच में आ जाता है, वीटो पावर हमारे लिए रशिया हर वक्त यूज करता है। इतने अच्छे संबंध जिस देश के साथ में थे, उस देश से 42 किलोमीटर के शहर से रशिया से क्यों नहीं हम बाहर निकल रहे? आपने जब बोला था, आपके नेताओं ने और आपके प्रशासन ने, कि तिरंगा झंडा हाथ में रखो, आपके ऊपर अटैक नहीं होगा, तो तिरंगा झंडा हाथ में रख के क्या रशिया में एंट्री नहीं मिल सकती थी? क्यों दूसरे तरफ जा रहे हैं? पूरा देश क्रॉस करके दूसरे तरफ जाने का मतलब यही है कि रशिया इनको एक्सेस नहीं दे रहा है। ये बात को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है, क्योंकि रशिया हमारा सबसे अच्छा मित्र रहा है। उनकी लड़ाई जो भी होगी, जैसी भी हो गई होगी, अमेरिका ने ये लड़ाई लगाया है। ये जो लड़ाई कराने का काम जो होता है, वो अमेरिका करता है। लादेन के जमाने से ही उनको तकलीफ देना शुरू हो गया था, और रशिया को तोड़ के कोल्ड वॉर जो चल रहा था, उस वक्त रशिया को तोड़ के इन्होंने बांट दिया। और अभी रशिया को भी तोड़ने का, और उसके जो बाजू बाजू के देश है जो उससे टूटे हुए, उनसे लड़ाने का काम ही कर रहे थे। ये तो ऐसी बात है सर, कि हॉस्टल में जब कॉलेज में लड़के रहते हैं, तो हॉस्टल के बाहर एक आधे से झगड़ा हो गया तो वो फोन करता है, 5-25 लड़के दौड़ पड़ते हैं, और जिसने उसके साथ छेड़खानी किया उसको पीट देते हैं। मगर इस वक्त वो हॉस्टल से बाहर निकल चुके होता है, और फिर फोन करता है तो कोई नहीं आता, और पीट के घर आता है। तो ये पीट के घर आए। वो यूक्रेन की हालत ये हो गई, नाटो ने उसको बोला, अमेरिका ने बोला, चने के पेड़ पर चढ़ा दिया, और वो चने के पेड़ पर चढ़ने के बाद उसकी हालत सामने देखने लायक है। वो लड़ाई किया था नाटो के भरोसे, क्योंकि उसको पता था कि हमसे 10 गुना शक्तिशाली है रशिया, लड़ाई करके हम नहीं जीत सकते। अब तो ये करना चाहिए, उस देश की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहिए, कि जो जनता टैंकर के सामने खड़े हो गई, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रही। ये स्वतंत्रता की जो ललक है, वो हिंदुस्तानी कब सीखेगा मालूम नहीं। एक जुटलर के पीछे, एक ऐसी विचारधारा के पीछे यहाँ का युवा पागल हो पड़ा है, उसको यूक्रेन से कुछ सीखना चाहिए। अब हम आते हैं कि ये सब बातें हुई क्यों, हमारे लड़के वहां गए क्यों? तो आपको एक बात बता देता हूं, कि हमारे मेडिकल के लिए चाइना में 23,000 लड़के पढ़ रहे हैं, यूक्रेन में 18,000 लड़के पढ़ रहे हैं, रशिया में 16,500 लड़के पढ़ रहे हैं, फिलीपाइंस में 15,000, कजाकिस्तान में 10,000, जॉर्जिया में 7,500, बांग्लादेश में भी 5,200, कजाकिस्तान में 5,200, पोलैंड में 4,000, और आर्मेनिया जैसे छोटे छोटे देशों में हमारे 3,000 लड़के पढ़ रहे हैं। ये क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल काउंसिल नाम की 2 हरामजादी संस्था है। जो संस्था का चेयरमैन 1700 करोड़ रुपए के साथ में अरेस्ट हुआ था, उसके ऊपर रेड पड़ी थी, तो 1700 करोड़ रुपए अनगिनत गोल्ड और डायमंड उसके घर में मिले थे। वो फिर से उस वक्त तो उसको निकाल दिया था, फिर से उसको चेयरमैन बनाया। ये हमारे यहाँ रैकेट है। और ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और काउंसिल जो है, वो सीटें तय करती है मेडिकल की। इंजीनियरिंग की सीटें हमारे सीएम के हाथों में होती थी, राज्यों के हाथों में होती थी। मगर ये मेडिकल की सीटें ये काउंसिल और एसोसिएशन के हाथ में है, जो डायरेक्ट केंद्र के अधीन होता है। केंद्र उस पर माने बात कर सकता है। इन्होंने भारत में मात्र 84,000 डॉक्टरों को परमिट किया है। हमारे देश की जनसंख्या 134 करोड़, 135 करोड़, और 135 करोड़ के देश में मात्र हम 84,000 डॉक्टर बनाते हैं। और यूक्रेन जैसा देश, जिसमें 6 करोड़ जनसंख्या नहीं, 4.5 करोड़ जनसंख्या है, वो देश लाखों डॉक्टर बनाता है। दूसरी बात, यूक्रेन से जो डॉक्टरी पास होता है, वो उसको नीट परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं, वो डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है, और उसको सारे यूरोप और अमेरिका में एक्सेस मिलता है।
मतलब यूक्रेन के सारे छात्रों को वर्ल्ड की मान्यता है। भाई पहले की सरकारें नालायक थी, अच्छा नहीं काम किया किसी ने, ऐसा अगर मोदी जी बोलते हैं तो 7 साल हो गए, सीटें 84,000 की 84,000 कैसी बची है, वो सीटें क्यों नहीं पड़ी। और दूसरी बात, अहम बात है कि हमारे देश का जो पोटेंशियल था, हमारे देश की जो क्रेडिबिलिटी थी, वो अगर मोदी जी के वजह से बढ़ रही है, तो हमारे देश के इंजीनियर डॉक्टरों को बाहर जाके एग्जाम क्यों देना पड़ता है। यूक्रेन में पास हुए डॉक्टरों को कोई एग्जाम नहीं है। वैसे यूक्रेन से हमारे देश में आए तो इन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक स्पेशल एग्जाम रखा है, और जिससे ये कत्ल करते हैं, उन आए हुए लड़कों का कत्ल करते हैं, इसलिए हमारे ज्यादातर बुद्धिजीवी उधर चले जाते हैं। तो मैं सबसे बड़ा दोष तो उस मेडिकल एसोसिएशन और उसको पालने वाले पॉलिटिकल सिस्टम को देना चाहता हूं, कि जो हमारे देश में 1.5 करोड़ की पढ़ाई होती है, वो यूक्रेन में 20 और 25 लाख रुपए में पढ़ाई होती है। और उसके बाद भी हमारे देश में जब एक मृतक आया था नवीन, उसके पिताजी स्टेटमेंट देते, अभी कोई एक शर्मा मैडम आई, वो देती है स्टेटमेंट कि आरक्षण की वजह से बच्चों को वहां जाना पड़ा। माताजी, मैं आपको करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि 84,000 की बजाय 1,84,000 सीटें होती या 2,84,000 सीटें होती, तो आपके बच्चों को नहीं जाना पड़ता। आपको सरकार के विरोध में लड़ना चाहिए, ना कि एससी एसटी ओबीसी के विरोध में लड़ना चाहिए। ये सरकार हर वक्त किसी भी बात का जो होता है दोष, वो किसी मुसलमान पे तोड़ेंगे, आरक्षण पे तोड़ेंगे, किसी और पे तोड़ेंगे, मगर सरकार पे दोष नहीं आने देते हैं। और ये भी जो है नफरती चिंटू जो पैदा किए हुए, इनको इतनी अक्ल नहीं है कि 84,000 सीटों में 10-20,000 सीटें ही तो मिलती होगी आरक्षण में, बाकी सीटें तुमको अगर सीटें बढ़ानी है तो सीटों के लिए बात करो, आरक्षण के विरोध में क्यों करते हो। तो ये सीटें नहीं बढ़ती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल काउंसिल के इसमें जनसंख्या के अनुपात में हमारे यहाँ कॉलेज नहीं खोले जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज। और संख्या कम रखने से कारण, सीटों की संख्या कम रखने के कारण जो एस्टेब्लिशमेंट पर खर्चा आता है, उसका 1.5 करोड़ रुपए यहाँ फी होती है। तो ऐसे सारे जो कारण हैं उसको हम नहीं किए। आपको पता है WHO का और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और काउंसिल का हमारे कोरोना में भी क्या रोल रहा था, मेडिकल एजुकेशन में भी क्या रोल है, तो हम डिनाई क्यों नहीं करते, ऐसी संस्थाओं को बर्खास्त क्यों नहीं करते। हमारा देश अगर हमको चलाना है तो क्या दूसरे डिक्टेट करेंगे। कोरोना का तीसरा पोल जैसे ही वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, वॉर शुरू हो गया, कोरोना अभी गायब है सर। मतलब कोरोना सच में बीमारी है क्या, मुझे नहीं समझ में आया अभी तक। अच्छा, प्रधानमंत्री जी तो ये भी कह रहे हैं साहब, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि अगर पिछली सरकारें मेडिकल कॉलेजेस खोलती तो विदेशों में बच्चों को ना जाना पड़ता, और करोड़ों रुपया जो जाता है विदेशों को वो ना जाता। तो वो तो बिल्कुल ऐसे सब कुछ उन पर डाल रहे हैं कि साहब अब से पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया। आप उस पर क्या कहेंगे? अच्छा, सारी जो सोशल ये थे, एम्स थे, सारे मेडिकल कॉलेज थे, सारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के जो क्लास थे, इसरो सारे वो पिछली वर्ती सरकार ने तो खोले हैं। जो आप बोलते उन्होंने 70 साल में क्या किया, आपने 7 साल में कितने खोले, कितनी सीटें अवेलेबल कराई। 84,000 सीटें 2014 में थी, आपने कितनी अवेलेबल करवाई। इसका जवाब ये नहीं देते, ये नेहरू जी को बोलेंगे। अरे उस नेहरू ने कभी नहीं बोला कि 750 साल मुगलों का शासन, 150 साल अंग्रेजों का शासन, उन्होंने लूट लिया, इसलिए अब मैं देश को क्या दूं, कैसा देश बनाऊं, ये नहीं बोले नेहरू कभी नहीं बोले सर। क्योंकि कर्तृत्ववान जो पुरुष होते हैं, जिनके पास में विजन होता है, वो जैसी परिस्थिति है उसको सामना करते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। और जो कर्तृत्ववान नहीं नपुंसक होते हैं, वो पिछले बाप को गाली देंगे, कभी कभी माँ को गाली देंगे, कभी दादियों को गाली देंगे, पूर्ववर्ती लोगों को गाली देके या अपना पाप ढकने का प्रयास करते हैं। मोदी उससे ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, ये अभी गोदी मीडिया में चुनाव के बारे में कोई बात नहीं हो रही, आखिर क्या हुआ, चुनाव का क्या हुआ, और आपको क्या लगता है कि ये 5 राज्यों में क्या कुछ होने वाला है? मैं अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था कल, जो बीजेपी के हेडक्वार्टर में दिल्ली में हुई, JS नड्डा और उनके साथ गृह मंत्री जी थे। वो कुछ इस तरह से कहने की कोशिश कर रहे थे कि साहब कोरोना के बावजूद लोगों ने बड़ा इलेक्शन में दिलचस्पी ली और वोट किया और बीजेपी को बड़ा प्यार दिया, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं।
इसका क्या कुछ मतलब है आखिर? आगे क्या कुछ होने वाला है? क्या कहीं ज्यादा परेशानी का वक्त आने वाला है? सर, हिजाब मुद्दा तो लपका नहीं, हाँ। विकास है नहीं, हाँ। विकास की बातें हम कर नहीं सकते। हम विकास के नाम से रास्ते ही दिखाते हैं, जिसपे जलने का टोल इतना ज्यादा हो गया है कि हम रोड के लिए 6-6, 7-7 टैक्स देते हैं। गाड़ी रजिस्ट्रेशन करने से लेके पेट्रोल भराने तक हर जगह हम रोड टैक्स देते हैं, और फिर भी हम टोल भरते हैं। तो उसके बारे में विकास का कुछ हो नहीं सकता। रास्ते हमारे, सीमेंट हमारा, सादा कंक्रीट हमारा, मगर धंधा उनका। ये इसकी बात तो कर नहीं सकते। फिर बात कौन सी करेंगे? हिंदू मुसलमान चल नहीं रहा, हिजाब का मुद्दा चला नहीं, मंदिर का मुद्दा चल नहीं रहा, तो बात कौन सी करेंगे? बात यही होगी ना, इसी तरीके से बात होगी। तो जब गोदी मीडिया को लगा कि हमारे मुद्दे नहीं चल रहे हैं, तो उन्होंने साइड बाजू में हो गए, क्योंकि मोदी ने बता दिया अब तुम्हारे ज्यादा ये चलाओगे तो जितनी छवि है उतनी भी खराब हो जाएगी। मतलब योगी की तो खराब हो चुकी है, मोदी जी की भी खराब हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा है 12वीं के बाद में इंटर करा रहे हो। क्योंकि हाँ। बुद्धिमानी तो आप देख लीजिए ना, कि वो तो जी। तड़ीपार जो है 12वीं के बाद इंटर करा रहे हैं, और कैसे कैसे स्टेटमेंट आ रहे हो। क्या हो गया है कि ये जो ऐसा 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 तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि वो जो एक डिग्री का मसला चला था प्रधानमंत्री जी का, जिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक कंप्यूटर से छपी हुई डिग्री दिखा दी थी और उस साल की डिग्री हाथ से लिखी जाती थी, ये बात सामने आई थी। क्या ये इंटर और 12वीं का फर्क समझने तक के लिए भी एक तरह से परिपक्व नहीं है? क्या इधर की भी डिग्रियां कुछ उसी तरह की हैं? क्या कुछ है? सर, मैंने पहले ही बताया है कि ये बाराती घोड़े हैं, प्रिंट्स लगाए हुए, हम्म। इनको कुछ नहीं, इनको कोई अकल नाम की चीज नहीं होती। हर चीज ये हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखते हैं, जाति और धर्मों के चश्मे से देखते हैं, ये कभी इंसान के चश्मे से नहीं देखते। जो भी कट्टरपंथी होगा वो इस्लाम, जो इंसान नहीं होता है, हम्म। एक तो मुसलमान होगा या हिंदुत्ववादी हिंदू होगा, वो इंसान नहीं होता। अरे इंसान करने की फैक्ट्री नहीं है, आरएसएस ही इंसान करने की फैक्ट्री नहीं है, वहां कट्टरतावादी पैदा करने की फैक्ट्री है। जैसे तालिबानी होते हैं, वैसे हम्म। यहाँ हमारे ये संगीबानी होते हैं, ये एक हम्म। ही है। तो कई बार लिखा हूं कि तालिबानी और संघियों की 51 समानता है। वो मेरा वीडियो, उसके बाद में मुझे मारने की और इसकी धमकियां आई थी। मैं नहीं, वैसे डरता हूं। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अपने दर्शकों को भी बता दूं कि तालिबानी हो या ये हिंदुत्ववादी हो, इनका बिल्कुल ऊपर अगर आप जाएंगे ना 2-3 पीढ़ी ऊपर तक, तो बॉस एक ही मिलेगा, एक ही बॉस मिलेगा। अब इजराइल के सऊदी अरब से ताल्लुकात कितने एक्सपोज हुए, जिसमें 2 बड़ी मस्जिदों के मुतवल्ली होने का टाइटल दिया जाता है, खादिमुल हरमैन कहते हैं, और उनके जरिए वो सारे काम कराए गए वहाबी नजरिए के हिसाब से। आप तालिबान से लेकर के और जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, दाइश और अल शबाब और जितने भी हैं, उन सब की जड़ें वहाबीज्म से मिली हुई हैं, और वहाबीज्म को डेवलप कराया गया है इजराइल के जरिए, ताकि इस्लाम का नाम बदनाम किया जा सके। और उसी इजराइल से आरएसएस का ताल्लुक बिल्कुल वहीं से है। जो कुछ हो रहा है हमारे यहाँ भारत में, अभी कुछ 2-3 वाकयात ऐसे हुए हैं, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं। जैसे जम्मू कश्मीर में ईरान के किसी लीडर की तस्वीर को हमारी फौज ने जला दिया, फिर बाद में उन्हें लगाना पड़ा दीवार पर। इसी तरह से एक कोई फिल्म रिलीज हुई है, उसमें भी ईरान के एक लीडर को बना दिया, टेररिस्ट वाली लिस्ट में डाल दिया। तो ये एक तरह से इजराइल के जरिए दी गई ट्रेनिंग के नतीजे में ये सारी चीजें हो रही हैं, और इक्वेट करने की कोशिश की जा रही है। तो वो जो वहाबी नजरिए से निकल करके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आई हैं, उसमें और आरएसएस में तो रिश्ता बहुत नजदीक का है। ऊपर से बॉस एक ही है दोनों का, और वो बाकायदा बिल्कुल ऐसा है, माफ कीजिएगा मैं बीच में थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, बिल्कुल ऐसा है। मैंने तो इतने लंबे अरसे से, तकरीबन 40 साल में जर्नलिज्म में हूं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आग भी वहीं से आती है, बुझाने वाले भी वहीं से आते हैं, और क्लेम भी खुद ही किया जाता है कि सब हम बड़े इंसानियत की खिदमत करने वाले हैं। तो वो इंडस्ट्री है। मैं बता देता हूँ, हाँ। धर्म इनके लिए धंधा है, डिवोशन नहीं है। वो ये सारी बातें करते रहते हैं, ये धंधा बिल्कुल। है।
लड़ाई भी धंधा है, धार्मिकता भी धंधा है, ये टेररिज्म भी धंधा है, जिनके लिए धर्म धंधा है, ये सारी चीजें वो करते रहते, चाहे वो कहीं के भी हो, किसी भी धर्म के हो, किसी जाति के हो, किसी भाषा के। तो ये सारे धंधेबाज लोग इकट्ठा हुए हैं। अरे हमारे यहाँ तो ये धर्म के धंधेबाजों ने क्या क्या किया आपको पता है? हमारे यहाँ का एक नफरती चिंटू है, जो बहुत बड़े पोस्ट पे बैठा हुआ है, नारंगी गवर्नर है। दुर्भाग्य है हमारा कि वो ऐसा गवर्नर है, नफरती चिंटू है वो। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज पे जो बोला वो बोला, उसका तो निषेध कर ही रहे। इन्होंने, आपको पता है कि ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के ऊपर जो कमेंट्स किया है, वो कमेंट्स क्या था कि वो 9 साल की सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले, उस वक्त उनकी शादी हो गई, तो वो क्या कर रहे थे, मतलब सेक्सुअल संबंधों के ऊपर वो प्रश्न चिन्ह उठा रहा है गवर्नर। पूछना चाहता हूं कि जो ब्राह्मण उस वक्त 6 साल की लड़की की शादी योग्य हो गई ये बोलना चाहते थे, तो कोश्यारी की माताजी 6 साल की थी। उनके पिताजी और माताजी 6 साल में क्या कर रहे थे, क्या इसका जवाब देंगे कोश्यारी जी? आपके माँ और बाप पर सेक्सुअल संबंध बनाने वाले या उसके प्रश्न चिन्ह लगाने वाले, ये सच में इंसान है सर? अब इनको इंसान श्रेणी में रख सकते हैं? चाहे किसी भी पद पर बैठा हो वो आदमी, चाहे उसके लिए मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या कोश्यारी जी अपने माँ पर सवाल उठाएंगे? 6 साल की माँ थी उनकी। मैंने जो जानकारी लिया, 6 या 7 साल की उनकी माता थी जब शादी हुई थी, तो उस पर सवाल उठाता हूं मैं कि क्या उन्होंने कैसे किया होगा, फिर कैसे संबंध रहे उनके? क्योंकि उस वक्त जो इनकी जो ब्राह्मणी विचारधारा थी, उसमें तो 6 साल के अंग्रेज चाहते थे कि इसकी उम्र बढ़ाई जाए, 12 साल 14 साल की जाए, और ये उसके लिए लड़ाई कर रहे थे पूरे देश में कि 6 साल से ऊपर लड़की की उम्र नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने उसके अनुसार 6 साल की लड़की से शादी किया होगा इनकी माताजी ने। तो क्या ये बहरहाल बहुत ही और महाराष्ट्र में कई जो चीजें हैं, खासतौर पे छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जो इज्जत है, जो उसको भी उन्होंने एक तरह से टच किया। हम वापस आते हैं नागपुर यूनिवर्सिटी में आए थे चांसलर के तौर पर, इन्होंने भाषण दिया। इनके भाषण का हेडलाइन है, रेप से बचना है तो संस्कृत श्लोक पढ़े। अच्छा, ये अच्छा, श्लोक पढ़े, श्लोक पढ़ करके बच जाएंगे। तो कुलदीप सेंगर कौन सा श्लोक पढ़ गया था? राम रहीम कौन सा श्लोक पढ़ गया? आसाराम बापू कौन सा श्लोक पढ़ गया? इनको संस्कृत नहीं पढ़ाया गया इन्होंने? ये क्या पढ़ रहे थे ये सारे लोग? कैसे श्लोक? और श्लोक पढ़ने से अगर सारी हो जाती, वो एक गोबर भक्त था कि एटम बॉम्ब से हमारे गोबर से हम एटम बॉम्ब। तो आप रशिया और अमेरिका और ये सारे शस्त्र क्षेपण भेज रहे हैं। मोदी जी को चाहिए कि यूक्रेन को वो अपने यहाँ का गोबर भेजे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो अब गोबर का प्रचार हो रहा था ना। हवाई जहाज में गोबर भर के भेजें, ताकि ये बताएं कि हमारे पास कितनी अकल है। क्योंकि छात्र लाते हैं तो यहाँ से तो फ्लाइट खाली जाता है ना, तो उसमें सारा गोबर इकट्ठा करे। जो कम होगा गोबर, वो संघियों के दिमाग से भी निकाल ले, उसमें गोबर के सिवाय कुछ नहीं है। और वो गोबर सारा यूक्रेन को भेज के उनकी जितनी अणुभट्टियां है, 14-17 अणुभट्टियां, उसके ऊपर लेप कर दे गोबर का, कि एटॉमिक का सारा प्रभाव ना यूरोप पर पड़े, ना रशिया पर पड़े, ना दुनिया पर पड़े। मैं तो इनको सलाह देता हूँ कि संस्कृत पढ़ने से बंद हो जाएंगे। देखिए काकड़े जी, आप इनको ज्यादा ना पढ़ा करें, लेकिन आप फिर नहीं तो फिर आप भी इसी तरह के फॉर्मूले देने लगेंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि आप इनको ज्यादा पढ़ रहे हैं आजकल। अब मैं चलता हूं आगे। ये जो 5 राज्यों का इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है अभी, जब हम बात कर रहे हैं उसके 2 दिन बाद ही, 3 दिन बाद, तो क्या कुछ आप देख रहे हैं 5 राज्यों में क्या कुछ होने वाला है? अभी क्या है 5 राज्यों में सर, इनकी हवा तो उड़ी हुई है। ब्राह्मण मजबूरी में इनके साथ देता है, मगर वो होकल्स नहीं बचा है, पूरी प्रखरता से उनको नहीं दे रहा है। मतलब ब्राह्मणों से ज्यादा तो बोलने वाला कोई कौम नहीं थी, मगर इनको ब्राह्मणों को भी समझ में आ गया कि ये सरकार चलाने लायक नहीं है, मगर मजबूरी है। बनिया टूट चुका है, 25,000 बनियों ने आत्महत्या कर ली है, बिजनेसमैनों ने, वो भी टूट चुका है। वो भी जो गांव में बैठ के बीजेपी का और हिंदुत्व का प्रचार करता था, उसने प्रचार करना बंद कर दिया है। अपने घर का वोट देगा, वोट करने जाएगा तो बीजेपी को देगा, नहीं तो नहीं करेगा वोट। यह हालत है। बचे उत्तर प्रदेश में ठाकुर महोदय, तो ठाकुर महोदय योगी जी को, अजय बीस जी को, क्योंकि वो सन्यासी हो गए,
तो सन्यासियों की जात नहीं रहती, मगर योगी जी की जात बची हुई है, वो अजय बिष्ट ही है अभी तक। तो उनको ठाकुर पीछे रहेंगे, क्योंकि आपने महकमे में देखा होगा सारे ठाकुरों को प्लेस करने का उन्होंने काम किया। जातिवादी तो अन्य होते हैं, मैं तो आपको बार बार बताता हूँ कि इस देश के किसान जातिवादी है, दलित आरक्षणवादी है, मुसलमान आतंकवादी है, सरदार खालिस्तानवादी है, आदिवासी नक्सलवादी है, आदिवासियों की जल जंगल की बात करने वाला जो होता है वो अर्बन नक्सली है, हवादार कच्चे वाला जिसके ऊपर नीचे से सब हवा चलती रहती है, ऐसे कुछ गिने चुने राष्ट्रवादी है। तो ये इनकी व्याख्या है, वो व्याख्या तो अपनी अपनी जगह पर चल ही रही है, मगर एक बात ध्यान में रखो कि पूरा किसान समुदाय इनसे नाराज चल रहा है। यंग लड़कों में से 70-80% यंग लड़के हर जगह हर स्टेट में नाराज चल रहे, विरोध में है सर, विरोध में। जो यंग लड़के इनके भक्त थे उनकी भक्ति की नशा उतर रही है, मतलब 100% अगर होंगे तो उसमें से 60-70% यंग लड़कों का उतरा हुआ है। मगर चूंकि यूपी जातीय समीकरणों में आता है, बाकी पार्टियों के ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए नहीं तो इस वक्त मैं बोलता हूँ पूरा साफ होने की कगार पर है। जिस तरीके का माहौल है, बीजेपी साफ होने की कगार पर है। जिस तरीके से अभी के पहले हुआ था, ये बीजेपी का उभार आने के पहले जो बीजेपी की अवस्था थी, उस अवस्था में आने की हालत है। पंजाब में तो इनका मटियामेट हो ही चुका है, वहां हारने वाले हैं, गोवा में भी हारने वाले हैं। गोवा में अगर वो वैसी पिछले वक्त जैसा किए थे, हार गए थे। अब वो उस वक्त तो परिकर थे प्रचार करने के लिए। अब वो अभी जो है वो तो एक नया जोकर है, अभी जो बैठे हुए थे वो जोकर है, उसको उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। परिकर का बेटा भी इनके विरोध में लड़ रहा है। तो आपने देखा होगा कि ये चारों तरफ से विरोध से घिरे हुए। अब ये मीडिया नहीं दिखा सकता कि मोदी विरोध से घिर गए हैं, मोदी हारने वाले हैं, तो हम खाली यूक्रेन दिखा रहे, हम खाली यूक्रेन का युद्ध। मोदी के स्टेटमेंट भी नहीं दिखा रहे, क्योंकि स्टेटमेंट कैसे आ रहे, नमक हराम नमक हलाल और क्या क्या किस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे। तो ये सारी चीजों से मुझे ध्यान में आ रहा है कि हार रहे, बुरी तरीके अच्छा, से हार रहे। आखिरी सवाल बिल्कुल ब्रीफ में आपसे जवाब चाहिए। वो ये कि 10 तारीख के बाद में क्या आपको लगता है मीडिया रंग बदलेगा? मीडिया रंग बदलेगा कि नहीं बदलेगा, मगर अगर बीजेपी हारती है, और मेरे जहां तक मेरे चांसेस है कि बीजेपी हारेगी उत्तर प्रदेश में, वहां बच के रहना चाहिए सबको, क्योंकि बहुत बड़ी जातीय दंगल और धार्मिक दंगल वहां भड़का सकते हैं ये लोग जहां भी रहेंगे। तो जिस तरीके से सजग रहे, मुस्लिम भी सजग रहे, हिंदू भी सजग रहे। जो हिंदुत्ववादी है उनका तो कुछ नहीं कर सकते इलाज, मगर हिंदू और मुसलमान सजग रहे कि इनकी आखिरी शस्त्र है, पहला और आखिरी हथियार है, उस हथियार को आपको खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि 10 के बाद क्या होगा मुझे पता नहीं। 10 के बाद, 10 तारीख के बाद में पेट्रोल के दाम 150 रुपए तक जाएंगे, सारी चीजें बढ़ जाएंगी, उसमें वॉर का भी नाम होगा, उसमें और भी बाकी सारे नाम होंगे। मगर जो मोदी के नियंत्रण में, अभी पेट्रोल तो हमने फ्री कर दिया था, मगर वो इलेक्शन के वक्त नहीं फ्री नहीं रहता, नियंत्रण में रहता है। टैक्स हम कम नहीं करेंगे सर, सारे स्टेट का समाप्त हो गया हमारे राज्यों में। अभी मोदी नहीं चाहता कि राज्य उसके हाथ में रहे, मोदी खुद नहीं चाहता। उसका कारण है कि राज्यों में 2 इनकम बचे हैं अभी। कौन सा इनकम बचा है? एक तो लीकर का एक्साइज, और दूसरा बचा है पेट्रोल का एक्साइज। ये दोनों एक्साइज ही उनके पास में इनकम का साधन बचे स्टेटों के पास में। सारे स्टेट में जा चुके हैं, सारा पैसा दिल्ली के हाथ में कॉन्सेंट्रेट है। वो नहीं चाहते कि ये सारा विरोध उनके माथे आ जाए, वो ये चाहते हैं कि यहाँ विरोधी पार्टियां रहे और मैं बता सकूं। डबल इंजन भूल गए हैं मोदी। मोदी जी ने डबल इंजन की बात करना बंद कर दिया, पहले जो करते थे वो डबल इंजन भूल गए। अब वही खुद चाहते हैं कि हमारी सत्ता केंद्र में बनी रहे और बाकी राज्य हम हार गए तब भी चलेगा, कोई परेशानी नहीं है, हम इनको ईडी सीडी बीडी के माध्यम से नियंत्रित कर लेंगे। आपने देखा होगा नवाब मलिक जेल में पड़े हुए हैं, उन्होंने इनकी पोल खोलने का प्रयास किया। कई पुराना उसके साथ में इनके संबंध थे, अरे दाऊद के साथ में संबंध थे, फलाने के साथ में संबंध थे, तुम्हारे तो स्मगलरों के साथ में संबंध है, और जिनके संबंध नारायण राणे जी के भी संबंध थे। कितने सारे मंत्री आपके इसमें आए, उनके सबके ऊपर आरोप था। मगर बीजेपी में गया कि कमल छाप साबुन से शुद्ध हो जाता है, धो देते हैं और वो निर्मल चरित्र वाला हो जाता है, और विरोधी पार्टी में जब रहता है तो वो दुष्चरित्र, करप्ट और भ्रष्टाचारी हो जाता है। ये जो व्याख्या वाला है, इसको हम हमारी जनता नकार चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। आपकी इस बात से एक नतीजा तो निकाला जा सकता है कि जब मोदी जी का इंटरेस्ट खुद कम हो जाए राज्यों को जीतने का,
तो इसका नतीजा ये तो निकाला जा सकता है कि 2024 से आगे वो अपनी भी सीट नहीं देख रहे। ये अगर राज्य सब चले जाएंगे तो जाहिर है अब उसके आगे उनकी उम्मीद नहीं है। ये नतीजा आपके इस विश्लेषण से है। मैं अपने दूसरा हो जाएगा कि ये जहां जहां स्टेट दूसरे आएंगे वहां दंगल भड़काएंगे और बोलेंगे कि हमारे सिवाय कोई शांति नहीं ला सकता, शांति नहीं रख सकता। उसका उलट प्रभाव भी हो सकता है। राज्य हारना बीजेपी के लिए हो सकता है, मोदी के लिए शुभ शकुन हो जाए। और बीजेपी के लिए क्या हो ये नतीजा आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। तो आपके मोहन भागवत भी नरेंद्र मोदी के कब्जे में है। एसपीजी जब से दिया है वो तो उनके कंट्रोल में है। तो बीजेपी कहाँ जाएगी, आरएसएस कहाँ जाएगा, उससे हमारे माने मोदी जी और अमित शाह को कोई लेना देना नहीं है। वो प्रतिद्वंदी नहीं चाहते थे। ये छोटा फेंटा जो है आपके यहाँ का अजय बिष्ट, वो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था। उसको समाप्त करना उनके लिए प्राथमिकता थी। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों को समय दिया। इसी के साथ मैं अब लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।